ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इजीली कहीं पर भी मान लो हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रही है किसी भी रीजन से, है ना, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से स्टूडेंट डिबेयर्ड है कि उनको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिली, तो वहां पर अवंती जाके हर स्टूडेंट को हेल्प करता है ना। तो अवंती में अगर हमारे पास बच्चे एनरोल्ड होते हैं तो हम उन बच्चों को हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अफोर्डेबल एजुकेशन देने के साथ साथ अवंती का एम क्या है कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े उनको एक अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी और एक अच्छे टॉप कॉलेज तक ले जाया जाए, है ना। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम है। अब जितने भी बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट आज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारा और आप सबका गोल क्या है? हमारा और आप सबका गोल सेम है ना। आपका गोल है जेई क्वालिफाई करना और एक अच्छा कॉलेज लेना, है ना। और सेम हमारा भी यही गोल है कि हमारे स्टूडेंट जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको क्या मिले? एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी तक देखो हमारे हमारे साथ कितने स्टूडेंट इंगेज हैं। 30,000 स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन कराया है इन जेई। 2,000 प्लस स्टूडेंट है जो नीट में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अभी तक पैन इंडिया की बात हो रही है, जिसमें ये नंबर काफी हाई है। अगर आपने 30,000 में से भी 8 से 9,000 का रिजल्ट निकाल दिया यानी 50% प्लस रिजल्ट है ना। और ये जो 50% प्लस रिजल्ट आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ये कैसे बनेगा? जब टीचर्स और बच्चे साथ में मेहनत करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ओके। तो देखो इसमें हम क्या है कि अगर हम कॉलेज अगर आपको प्रोवाइड कराएंगे तो कैसे मिलेगा? अगर आपको एक बेस्ट कॉलेज चाहिए, है ना। अब सबका अपना अपना ड्रीम होगा कि भाई मेरे को आईआईटी बॉम्बे जाना है, मेरे को इस वाले आईआईटी में जाना है ना, मुझे आईआईटी मंडी चाहिए। सबका अपना अपना ड्रीम है, तो उस तक ले जाने के लिए देखो देर आर सम प्रोसेस, है ना। कुछ तो प्रोसेस है। क्या है? देखो सबसे पहले तो हमें एकेडमिक कोचिंग, जिसके बारे में हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी कोचिंग इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा क्या है? वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज की कौन कौन से एग्जाम होते हैं कि उन कॉलेजेस, क्या वो कॉलेज अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती हैं या जेई से ही हमें एडमिशन मिल सकता है या उनका कुछ स्टेट वाइज काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, है ना। तो इसके बारे में जो वेरियस अपॉर्चुनिटीज हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए, है ना। अगर फॉर्म ही फिल नहीं करेंगे तो एडमिशन कैसे मिलेगा? राइट। तो वो सही गाइडेंस कि कब किस टाइम पे कौन सा फॉर्म फिल करना है, क्या करना है, वो सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। लास्ट वन क्या है? आप अपने पसंदीदा कोर्स और अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। इन सारी प्रोसेस में तुम्हें कौन हेल्प करेगा? तुम्हारे टीचर्स हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, अब देखो 12th। नेक्स्ट, ओके। देखो अब 12th के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, है ना। काफी सारे कोर्सेज हैं, क्या करें मैम, कैसे करें? तो देखो 12th के बाद मेजरली तुम्हारे पास जो भी साइंस स्टूडेंट है, साइंस स्टूडेंट के पास मेजरली ऑप्शन क्या बचता है ना। या तो बीई बीटेक, बीटेक करो, है ना। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या बचता है? ग्रेजुएशन, बीएससी करेंगे, है ना। यही दो ऑप्शन बचते हैं। अब जेई मेन एग्जाम देखो, अगर बीटेक में बैठना है, अगर तुम्हें एक बीटेक की बढ़िया ब्रांच चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब तो काफी ब्रांचेस आ गई है ना। अगर आपको अपने पसंदीदा ब्रांच चाहिए बीटेक की एक गुड कॉलेज में, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जेई मेंस का एग्जाम फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जेई मेन का जब आप एग्जाम फिल करोगे तो उसका पैटर्न क्या है, पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो एग्जाम है ना, साल में कितनी बार होता है? कौन बताएगा? साल में कितनी बार होता है दो एग्जाम? टाइम मैम, 2 टाइम्स। वेरी गुड राघव, है ना। 2 बार जेई मेंस का एग्जाम होगा। कब कब? एक तो होता है आपका जनवरी में और सेकंड अप्रैल में सेकंड सेकंड टाइम। आपका अप्रैल में होगा, है ना। लेकिन मेजरली बच्चे देखो जनवरी अटेम्प्ट को ही टारगेट करके चलते हैं। अप्रैल में सिर्फ क्या करा जा सकता है? थोड़े बहुत अपना स्कोर
सुधारा जा सकता है। अप्रैल अटेम्प्ट जो होता है बेटा वो जस्ट इम्प्रूवमेंट के लिए है कि तुमसे थोड़ी बहुत गलती हो गई है, कम ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया है, नेगेटिव हो गया है, उस गलती को सुधारने के लिए हमारे पास अप्रैल अटेम्प्ट होता है। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ कौन सा अटेम्प्ट है? सब बच्चे जनवरी अपने माइंड में बैठा लो कि अगर हमें क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करने का तो बस एक ही अटेम्प्ट है, वो है हमारे पास जनवरी अटेम्प्ट। और अपनी जो भी तुम्हारी तैयारी, जो भी तुम्हारी प्लानिंग, जो भी तुम्हारा एक साल का जो भी अपना प्लानर बनाओगे, शेड्यूल बनाओगे, वो किसके अकॉर्डिंग बनाना है? जनवरी के अकॉर्डिंग। जैन तक हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए क्योंकि जैन में मेरे को एग्जाम लिखना है। ठीक है, अब एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम क्या है? पहले तो देखो एग्जाम में 11th और 12th दोनों का आता है। ठीक है, 11th क्लास में जो भी पढ़ के आए हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अब 12th में जो भी पढ़ोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, दोनों का इक्वल वेटेज है ना। ऐसा नहीं है कि 11th से ज्यादा पूछ लिया या 12th से ज्यादा पूछ लिया, बराबर बराबर परसेंटेज रहती है। कई बार 50, कई बार 49, 51 हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही रहता है, 1-2% से ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज दोनों का 50-50 परसेंटेज का वेटेज रहेगा। ओके, अब जेई मेन एग्जाम की मैं मार्किंग स्कीम की बात कर लेती हूँ। पहली वाली स्लाइड करना मैम, मार्किंग स्कीम। हाँ, मार्किंग स्कीम के बारे में पता है कि कैसे होता है? देखो टोटल जो पेपर होगा, पूरा जो पेपर होगा बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल क्वेश्चन आने हैं आपके 75। कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल? मैम 75। राइट, 75 क्वेश्चन आएंगे टोटल क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन। ठीक है, हर सब्जेक्ट से 25 सवाल आएंगे। अब 25 सवाल में भी देखो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। 20 आपके, जल्दी बोलो, 20 क्वेश्चन होंगे बेटा आपके। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नहीं नहीं, मल्टीपल चॉइस नहीं, सिंगल करेक्ट है ना, सिंगल ऑप्शन ही रहेगा। यहाँ पे एमसीक्यू का मतलब है कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस मिलेगी, करेक्ट तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप 20 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपके पास बेटा 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। 5 सवाल ऐसे आएंगे जो इंटीजर बेस होंगे। इंटीजर बेस का मतलब है कि सवाल लिखा हुआ होगा, आपको वहां पर एक वैल्यू टाइप करनी है कि मैम मेरा आंसर 15 आया है, 10 आया है, 20 आया है, वो वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में सेम पैटर्न रिपीट होगा। 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप, 5 क्वेश्चन आपके इंटीजर या न्यूमेरिकल टाइप। क्लियर हुआ पैटर्न? अब देखो, अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि कई बच्चे की करते हैं कि मैम मेरे को तो समझ नहीं आया, मेरे को ये लग रहा था तो मैंने टिक कर दिया। तो डाउटफुल कंडीशन का यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब 1/4 का मतलब क्या है? यहाँ पे एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? अगर सही कर दिया तो मैम 4 मार्क्स। हाँ, अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया तो ठीक होने पर मिलेंगे आपको 4 मार्क्स। ठीक है, अगर वहीं आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/4 आपका नेगेटिव। 1/4 कितना हुआ? 1 मार्क्स। 1 मार्क्स, वेरी गुड। तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पूरा पैटर्न रहेगा जेई मेंस एग्जाम का। +4 राइट आंसर, -1/4 रॉन्ग आंसर। अब बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? पैटर्न कैसा है? थम्स अप करो सब। थम्स करेंगे, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें क्वालिफाई करना है तो हमें कितना मार्क्स चाहिए होगा, है ना? कट ऑफ क्या रहेगी? हाँ मन्नत बोलो। ठीक है, कि कट ऑफ क्या रहेगी? बोलो बोलो, या फिर आप ना चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दो आप अपने, जो भी मुझे लगेगा मैं पिक करके आंसर कर दूंगी। ओके, देखो अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है जेई मेंस कट ऑफ, जेई मेंस 2026 का कुछ दिन पहले ही कट ऑफ निकली है। ठीक है, तो ये आपके पास एकदम अपडेटेड वाली कट ऑफ है कि 2026 रिसेंटली क्या कट ऑफ रही है फॉर ईच कैटेगरी। तो आप अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। जनरल 93, ईडब्ल्यूएस 82, ओबीसी सेम 80। तो ये क्या है? ये परसेंटाइल है। क्या है ये? परसेंटाइल। अब इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, हाँ, जे नीट दोनों का होगा, थोड़ा वेट करो, सारे एग्जाम का डिटेल होगा। ठीक है, डोंट वरी।
हाँ, पहले जेई का बता दे, फिर नीट वाले बच्चों वेट करो, आपका भी बताएंगे। तो इसमें देखो अभी क्या है, अब इस कट ऑफ को ना मार्क्स से मत कंपेयर करना कि 300 नंबर का पेपर है, क्या मुझे 300 में से 90 नंबर लाने हैं, क्या मुझे 300 में से 80 नंबर लाने हैं, है ना। ये सिर्फ ये नंबर्स नहीं है, ये क्या है, परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल अलग चीज है और मार्क्स अलग चीज है। तो ये परसेंटाइल है। ठीक है, मार्क्स का क्या रहेगा, वो जब तुम जब क्लासेस में आओगे, टेस्ट दोगे हर संडे, तो जब जो तुम्हारे मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें टीचर बताएंगे कि तुम्हें अपने अकॉर्डिंग कितना मार्क्स लेके चलना है। ठीक है, कितने मार्क्स का टारगेट रखना है, तो वो टारगेट टीचर्स आपको इंडिविजुअली जब आप क्लासेस लोगे तब आपको बता देंगे। ठीक है, तो जनरल बस कट ऑफ याद रखनी है। ये कट ऑफ क्या है, ये कट ऑफ आपको एडवांस के लिए एलिजिबल बनाती है। जो बच्चा एडवांस देना चाहता है, एडवांस के पेपर के लिए, क्योंकि मेंस के बाद क्या होगा, मेंस के बाद होगा एडवांस। तो एडवांस के पेपर में जो बच्चा बैठेगा, जो बच्चा पेपर देना चाहता है, उसको इतना एटलीस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करना, हाँ, ये कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप एडवांस के लिए एलिजिबल। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल भी दिया हुआ है। ठीक है, वही मैं बता रही थी। तो यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया स्लाइड है ये, इसमें आपको स्कोर के बारे में भी बताया है वर्सेस योर परसेंटाइल। ठीक है, देखो अगर किसी बच्चे को 99.9 परसेंटाइल लाना है, कितना, 99.9 परसेंटाइल लाना है, तो उसको कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 270 टू 280 के बीच में। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर ना इसमें थोड़ा सा क्या, स्लाइड में ना कुछ वो दिक्कत है। एक में है जनवरी अटेम्प्ट का और एक में है ये अप्रैल अटेम्प्ट का। ठीक है, तो ये स्लाइड क्या कहना चाह रही है बच्चों, ये स्लाइड कहना चाह रही है कि जनवरी अटेम्प्ट में जो सेकंड वाली स्लाइड, जो सेकंड वाला है, एक बार उस पर देखते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि 98 परसेंटाइल के लिए मुझे 130 से 140 नंबर चाहिए, है ना। तो ये तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट हुआ। लेकिन जैसे ही अप्रैल अटेम्प्ट में जाओगे, तुम्हें सेम मार्क्स, तुम्हें सेम परसेंटाइल के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो आपने जनवरी अटेम्प्ट दिया, जनवरी अटेम्प्ट में, एक सेकेंड, जनवरी अटेम्प्ट दिया, जनवरी अटेम्प्ट में आपके आ गए 130 नंबर। सुनो, आपने जनवरी अटेम्प्ट दिया और 130 मार्क्स आए, 130 मार्क्स पे चांसेस हैं आपके 97 से 98 परसेंटाइल बन जाएगी, 2024 का डेटा कह रहा है। लेकिन वहीं मैं अप्रैल अटेम्प्ट की बात करूं तो अप्रैल अटेम्प्ट में बेटा 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको स्कोर हायर करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट करना। क्लियर हुआ मैम। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो इसलिए सब बच्चे कौन सी अटेम्प्ट को टारगेट करेंगे, सारे बच्चे जनवरी अटेम्प्ट। यस, जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट कर। ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको इंस्टीट्यूट वर्सेस एनआईटी रैंकिंग, है ना। यहाँ पर रैंकिंग है कि कौन सी एनआईटी का क्या रैंकिंग है। तो देखो सबसे पहले अपनी कौन सी आ रही है, एनआईटी ट्रिची, है ना, सबसे वन ऑफ द बेस्ट। तो इसके बाद कर्नाटका और जयपुर, इन सब का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रैंकिंग डाला हुआ है। फर्स्ट पे अपनी आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप देख भी सकते हो कि किसमें मुझे लेना है। अगर किसी बच्चे का एनआईटी का टारगेट है तो उसको कितना परसेंटाइल लाना है, तो उसके लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और डिटेल में जब काउंसिल होगी तो ये चीजें तुम्हें जब टीचर्स अपने आप समझा देंगे। नेक्स्ट, अब मेडिकल बारे में आपको अमित सर बताएंगे, है ना, सारी चीजें। अभी जो तुम्हें लग रहा था कि नीट का क्या है, एक्सप्लेन करेंगे। सर आप म्यूट पे हो आप। गुड इवनिंग एवरीवन, होप सो आप लोग सही हो गए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिकल के रिगार्डिंग कि हमारे पास मेडिकल में क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, यूनानी एंड नेचुरोपैथी, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं आज के उस सेशन में। प्राइमरली हम लोग फोकस करेंगे एमबीबीएस और स्पेसिफिकली नीट के बारे में। अल्टरनेटिव मेथड और भी चीजें हैं, सबके बारे में हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नीट का। नीट ओरिएंटेड जो रिस्पेक्टिव किस तरीके से पढ़ना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, सब्जेक्ट्स में किस तरीके कमांड करना, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो सभी को दिखाई दे रहा होगा, क्लियर है? हाँ, क्लियर है। यहाँ दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हाउ वी चूज एग्जैक्ट कैरियर पाथ, कि आपको कौन सा कैरियर पाथ कितना सही है।
नो डाउट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जस्ट रैंडम ले लेते हैं कि मैंने बायोलॉजी लिया है तो मैं नीट करूंगा, उन्हें ये भी नहीं पता है, जस्ट मेडिकल ले लिया इस वजह से उन्हें नीट का एग्जाम देना। दिस इज नॉट राइट वे। अगर आपको एक्चुअली में करियर आपको सेट करना है कि किसी फील्ड में, तो आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आपको मेहनत लगेगी, आप उस करियर में कंफर्ट हो या नहीं हो। जस्ट आप देखो कि आपको क्या देखना है, आप चूज एग्जैक्ट करियर पाथ करने के लिए आपको कंफर्ट मैटर कर सकता है कि आप मान लो आपको डॉक्टर बनना ही नहीं है या फिर डॉक्टर बनना है, बट आपको उसके लिए ना तो आपके पास रिसोर्स है, ना किसी भी तरह का कोई संसाधन नहीं है, बट अगर आपको बनना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट होगा जो आपका ड्रीम था, तो आप अच्छे से चीजों को कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे कि अब एक एनालॉगस एग्जांपल में बताऊं, फॉर एन एग्जांपल, मान लो आपको कपड़े पहनना है, कपड़े पहनने के लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे कलर, देखोगे, फिर देखोगे उसका साइज मेरे में मैच हो रहा है कि नहीं है। तो उसी तरीके से जब आपको कैरियर पाथ, तो आपको और इंटरेस्ट तरीके से समझना है कि हाउ आई कैन चूज दिस कैरियर पाथ। तो आपको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। उसके बाद फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो टीचर अवेलेबल आपको गाइडेंस करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नीट एग्जाम के स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे पास टोटल होता है 720 मार्क्स का। कितना होता है? 720 मार्क्स का। इस 720 मार्क्स में each सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चन आता है। कितना आता है? 45। ये जो डाटा था हमारे पास फ्रॉम द सिर्फ कोविड बैच के लिए 50 क्वेश्चन आते थे, अभी फिक्स है कि आपको पास कितने क्वेश्चन आएंगे? 45 ही आएंगे। इच सब टोटल कितना हो गया हमारे पास? 180 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। तो कितना हो गया? 720। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि बायोलॉजी को बहुत सारे बच्चे, इवन पेरेंट्स लिनियंट लेते हैं कि बायोलॉजी इज द 50% वेटेज। आपके 720 का 360 मार्क्स तो सिर्फ बायोलॉजी लाता है। तो इस 360 मार्क्स बायोलॉजी लाने के लिए आपको बायोलॉजी को लाइटली नहीं लेना, शुरू से आपको प्रोग्रेसिव पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एटलीस्ट मिनिमम 2 सब्जेक्ट पे गुड कमांड होना चाहिए। गुड कमांड 2 सब्जेक्ट पे, या तो आपको बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, डिपेंड करता है कि आपका किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। ये आपको ध्यान से समझना। अभी से ही आप मन बना के चलोगे तो एटलीस्ट आपको क्वालिफाई तो होगे। क्वालिफाइंग मार्क्स एमबीबीएस के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत कम होता है, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर देंगे, बट हमारा क्वालिफिकेशन मैटर करता है कि जब आप एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस ये सब सीट लो। प्राइमरली मैं एमबीबीएस के लिए लेके बता रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड होना चाहिए और 1 सब्जेक्ट पे आपका एवरेज कमांड हो तो भी चलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने अच्छे तरीके से वर्क करते हो। बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पे सारा कुछ हम लोग बता दिए थे। अब ये 50 क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं भी 50 क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, 45 क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास कैटेगरी वाइज कट ऑफ। हालांकि दिस कट ऑफ इज हाईली वेरिएबल। हमारे पास मल्टीपल क्या होता है, राउंड होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ राउंड। स्टेट का अलग होता है, एरिया अलग होता है। उसके वजह से उन्होंने एवरेज सेफ साइड ये मार्क्स, सेफ साइड कि आपको बेयर मिनिमम इतना लाते हो तो आप आराम से एडमिशन ले पाओगे एमबीबीएस कॉलेज में। दिस इज फॉर द एमबीबीएस। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जनरल और ईडब्ल्यूएस लास्ट हम देखेंगे 2025 का कट ऑफ, तो थोड़ा सा इससे कम गया था, बट सेफ साइड हम लोग लेके चलते हैं। दैट इज द 580 मार्क्स। कितना? 580 मार्क्स। सेम क्वेश्चन ओबीसी के लिए कितना होता है हमारे पास? 550, जबकि लास्ट ईयर एडमिशन इसमें 525 भी हुआ है। बट सेफ साइड में आपके लिए बता रहा हूँ कि 550 आपको बेयर मिनिमम लाना है फॉर द एमबीबीएस। नेक्स्ट हमारे पास एससी के लिए 500 प्लस, जो कि ये एडमिशन हुआ है 550 से लेके 560 तक भी हुआ है एडमिशन 2025 में। नाउ एसटी में हमारे पास वंस अगेन आपको 430 पे एडमिशन हुआ है, 430 से लेके लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ। तो डिफरेंट अलग अलग कॉलेज, अलग अलग जोन, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कोटा, सब कुछ मिला के आपको इतने पे भी आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा ओवर टेंस होने की जरूरत नहीं, बस एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी की जरूरत है। अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आप नीट को कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बात करें हमारे पास एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो सबसे ऊपर क्या होता है हमारे पास? दिल्ली, एम्स। उसके बाद हाँ मन्नत बताओ। आई विल लेटर डिस्कस करेंगे मन्नत, डोंट वरी, एमबीबीएस के अलावा भी है, ठीक है। दिल्ली, चंडीगढ़, वेल्लोर, बेंगलोर, पांडुचेरी, कोयम्बटूर, लखनऊ, वाराणसी, मणिपाल, और ये साउथ में अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ आपको यहाँ पे टॉप 10 कॉलेज का लिस्ट है। इस टॉप 10 कॉलेज का लिस्ट आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको समझना है, एम्स जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अप्रॉक्स 680 तो लाना ही पड़ेगा, अगर कैटेगरी है तो भी 650 लाना पड़ेगा। इट्स अप टू यू कि आप कितना कर पाते हो, बट ये एक टॉप कॉलेज है जिससे आपको हो सकता है आपका ड्रीम हो तो उसके लेवल पे आप मेहनत करो। आप अपना ड्रीम हमेशा अप करके रखना, ये मत सोचना कि मुझे जस्ट एक बेयर मिनिमम जेएमसी चाहिए तो प्रॉब्लम होता है। आप जितना एक्सपेक्टेशन
लो करके रखोगे तो रिजल्ट उससे थोड़ा सा नीचे ही आता है। तो ऑब्वियसली आप टॉप का सोचो कि मुझे ये लेना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता ताकि एटलीस्ट आप एक एमबीबीएस कॉलेज तो मिले आपको। बात करते हैं हमारे पास पूरे में ड्यूरेशन। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास आप इंटरेस्ट भी है, बट क्या आप और कैपेबल हो या नहीं हो, आपकी फैमिली कैपेबल है या नहीं है। उस केस में अगर फैमिली कैपेबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अवंती वहां पे आपको हेल्प करती है। अवंती ऑलवेज हेल्प, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में बताएगी। अवंती आपको ये भी, अगर फाइनेंशियल वीक हो उसमें भी सम टाइम अवंती सपोर्ट करेगी आपको थ्रू आउट द, जब तक आप एडमिशन नहीं हो जाता तब तक। तो वहां पे ये जो कॉलेज का फीस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम्स, टॉप कॉलेज, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज सब में। प्राइवेट तो हम लोग, हमारा प्रायोरिटी नहीं है, इसको हटा देते हैं। वी कांट अफोर्ड, इट्स वेरी कॉस्टली। आप बाकी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो फी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या 7,000 से 50,000, इट्स फाइन। 5 to 6 लाख टॉप कॉलेज में, बट आपको मिल जाता है स्कॉलरशिप अलग अलग, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट में बहुत कम फी होता है, जबकि आप यहाँ पे देख रहे हो प्राइवेट, तो प्राइवेट हमारा प्रायोरिटी है नहीं, तो प्राइवेट की बात नहीं करेंगे कि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे जो मेन हमारा फोकस है एम्स, टॉप कॉलेज या गवर्नमेंट, इन दोनों में ऑन एन एवरेज ये आपको दिखाई दे रहा है सबसे कम फी लगता है कहाँ पे, एम्स में। बट इसके लिए आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये चीज आपको समझना है हाउ दिस वर्क्स। तो ये भी जानना जरूरी है कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि आप मेहनत कर रहे हो, क्या आप उसमें एडमिशन ले पाओगे। तो उस कंडीशन में फैमिली भी समझेगी, आपको अवंती भी हेल्प करेगी। एक क्यूमुलेटिव सोच होगा जहाँ पे सब लोग एक साथ करेंगे तो आप आराम से एक सीट पा सकते हो, एक सक्सेसफुल कैरियर में जा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रिपरेशन फॉर द नीट स्ट्रेटजी। तो हमें नीट आप पढ़ रहे हो तो आपके पास मिनिमम क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि आपको जो हम लोग आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस क्लास प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। बट ये नीट करने के लिए दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट कि जैसे आपके पास क्या होना चाहिए। हमें पता है एग्जाम पैटर्न कितने आवर का होता है, 3 आवर का होता है, यानी कि 180, हाँ मन्नत बताओ, 180 क्वेश्चन आता है और आपको 180 मिनट ही मिलता है। तो आप सोचो कि एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज 1 मिनट आपको देना है। बट हो सकता है बायो का कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाए, केमिस्ट्री का कुछ ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी आपको 30 सेकंड में हो जाए, तो टाइम बच जाता है और वो फिजिक्स में आप यूज कर सकते हो। बट आपको मैक्सिमम मिलेगा 180 मिनट। इसेंशियल स्टडी मटेरियल्स क्या चाहिए, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक चाहिए, क्लास नोट, डीपीपी, पीआईक्यू, सैंपल पेपर्स एंड डिजिटल रिसोर्स अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। बाकी ये सारा कुछ आपको चाहिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन एनसीईआरटी होना चाहिए, स्पेशली कहाँ पे, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। स्पेशली आप देखोगे बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे। मोर देन 80% क्वेश्चन आपको सिर्फ कहाँ से आता है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के आसपास ही आ जाता है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। फिजिक्स में नो डाउट आपको थोड़ा सा अपने लेवल को हाई करना पड़ता है समझने के लिए। एक बात मैं क्लियर कर दूं आप सभी को कि बहुत सारे बायो के बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, जबकि ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं। फिजिक्स इज क्वाइट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप शुरू से इसको अच्छे से पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी। अपने टीचर से पूछो, कोई डाउट है। अब ये नहीं कि डाउट हो रहा आप छोड़ रहे हो, बैकलॉग कर रहे हो, तो देन दैट इज प्रॉब्लमेटिक। अदरवाइज फिजिक्स इज आल्सो वेरी गुड सब्जेक्ट, उसके बारे में हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड शॉर्ट नोट्स। आपको जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा उसका आप खुद से शॉर्ट नोट्स लिखोगे, कीवर्ड्स लिखोगे, कुछ चैप्टर में उस कीवर्ड्स की वैल्यू क्या है, उसका मतलब क्या है, ये सारा कुछ आपको खुद से लिखना है। टीचर आपको लिखा रहा है, उसके बाद ही, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप एक नोट्स 10 पेज में बना रहे हो या फिर 18 पेज में बना, वट एवर यू वांट, बट उसको आपको 1 से 2 पेज में लिखना है डेली के क्लास में मुश्किल से। अगर मैं एक सही तरीका बताऊं, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि मैं आपको इतना सारा पढ़ाया, देखो बहुत सारा इसके अंदर पढ़ाया मटेरियल है, बट आपको इतने सारे को सिर्फ इतने सारे बॉक्स में लिखना है। अब ये कैसे लिखना है, कुछ कीवर्ड, साइंटिफिक वर्ड जो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, उसी वर्ड्स को सिर्फ लिखना है ताकि आप उस वर्ड से फैमिलियर हो जाओ फ्यूचर में। और जब भी आप रिकॉल करोगे तो इसको रिकॉल करना इजी है, ना कि इसको। फॉर एन एग्जाम्पल आपने पूरा 10 नोट बना लिया, अगर मैं बोलूं एग्जाम से पहले आप उन 10 नोट्स को पढ़ो तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तरीका आपको शुरू से ही ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर द बेसिक थिंग। नेक्स्ट, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि अभी अगर हम लोग ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ 12th का सिलेबस होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, अवेलेबल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्लास, ये सब आपको। इंश्योर गुड कनेक्टिविटी एंड इंटरनेट ड्यूरिंग द क्लास। आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू होगा, हम लोग जो भी पढ़ाएंगे आपको लाइव नहीं समझ में आएगा। अब बहुत सारे बच्चों को मन में आता है कि हम तो रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे। नो डाउट रिकॉर्डिंग इज ए ऑप्शन, बट रिकॉर्डिंग आपकी सुविधा के लिए।
जब तक आप लाइव क्लास नहीं करोगे। लाइव क्लास का इंटरेक्शन, फॉर बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि 1.5 आवर का ड्यूरेशन है आपका लेक्चर का, ऑप्टिमम मान लो 1 आवर का भी ड्यूरेशन है। इस 1 आवर का ड्यूरेशन आपने लाइव अटेंड किया तो 1 आवर में आप एंड कर लोगे, नो डाउट। बट प्रॉब्लम तब होती है कि आप इसी 1 आवर का लेक्चर को घर पे बैठ के देखोगे, ऑफलाइन मोड में देखोगे डाउनलोड करके, तो आप बार बार पॉज करोगे, बार बार प्ले करोगे, तो इससे 1 आवर का लेक्चर आपका जाता है सीधे सीधे 1.5 आवर तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, सम टाइम इट्स गो टू 2 आवर्स। आपने 1 घंटे के लेक्चर के लिए 2 घंटा अपना टाइम वेस्ट किया। रिकॉर्डिंग सिर्फ आपकी सुविधा के लिए कि अगर आप बीमार हो गए या फिर कुछ इमरजेंसी बढ़ गई तो आप देख सको। रिकॉर्डिंग से बेटर ऑलवेज होता है लाइव क्लास, लाइव सेशन को ज्वाइन करना। आई वुड लाइक टू मतलब वो बोलूंगा कि आप सभी लोग, प्रिस्क्राइब करता हूँ कि सभी लोग लाइव सेशन ज्वाइन किया करो। रिकॉर्डिंग सिर्फ आपके सुविधा के लिए है, रिकॉर्डिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। नेक्स्ट, इंश्योर अटेम्प्ट ऑल टेस्ट एंड ऑनेस्टली। सभी जो टेस्ट देता मैं आपको नहीं देख सकता हूँ, नहीं आप मुझे देख सकते हो, तो उस केस में आपकी ईमानदारी ही आपके लिए है। आप उस टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लाके, ऐसा नहीं है कि टीचर को नहीं पता चलेगा, आपका क्लास अटेंशन बता देता है कि आपको कितना आता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आप टेस्ट में ज्यादा स्कोर करोगे तो आपका ही नुकसान है। बेसिकली सेल्फ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। इन शॉर्ट, अपने लिए सिर्फ सेल्फ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। हम आपको नहीं देख सकते हैं कि आप चोरी करके कर रहे हो, इंटरनेट सर्च करके कर रहे हो, हम कितना भी रिस्ट्रिक्शन लगा ले, अगर कोई चाहेगा तो कर लेगा। नेक्स्ट, एनालाइजिंग टेस्ट रिजल्ट वर्किंग इन ऑन मिस्टेक। कोई भी मान लो कि आपने 10 क्वेश्चन किया, 10 में से 3 क्वेश्चन गलत हो गया। अभी 3 क्वेश्चन जो गलत हुआ, आपको करना है क्या है, दिस 3 क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको करना है कि उसको देखना है कि किस टॉपिक का, मान लो वो एक्स टॉपिक का है, उस एक्स टॉपिक को दोबारा से पढ़ो, व्हाटएवर वो कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ो कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। इन केस मान लिया कि तुम्हें नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं समझ में आया, तो आप उस समय टीचर से डाउट पूछो। टीचर को मतलब जो ग्रुप होगा आप उसमें मैसेज डाल सकते हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट ही आपको बता दे। तो इट्स आप जो ग्रुप बनेगा, तो उस ग्रुप का उपयोग यही है कि आपको डाउट है तो आप उसमें ड्रॉप कर सकते हो, टीचर अपने अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जवाब देगा, और सम टाइम कुछ बच्चे ही दे देंगे, तो इवन सम टाइम टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, नेवर हेजिटेट टू आस्क डाउट इन द क्लास। अगर क्लास में कोई डाउट होता है तो एक तरीके से आप हैंड रेज करके बिना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया आप डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय होता है, आपके पास भी, टीचर्स के पास भी। समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली नीट एग्जाम में तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपका स्लोनेस भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, बहुत ज्यादा स्लो नहीं होना है। रीजन बिहाइंड दैट कि आपको 180 क्वेश्चन में 180 मिनट है और इतना ही करना है। जेई मेंस में देयर आर सम टाइम आपको मिल जाता है, बट नीट एग्जाम में आपका एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों मैटर करता है। बहुत ज्यादा स्लो आप समझोगे, स्लो किया जाएगा तो आपको फ्यूचर में दिक्कत होगा, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। पता चला आप 180 क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहे हो, 150 160 ही पढ़ पा रहे हो, तो 150 क्वेश्चन पढ़ना मतलब आप आधा कंपटीशन से पहले ही बाहर हो चुके। तो स्पीड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट सेशन आपको खुशबू मैम लेंगी दिस पार्ट। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, सो काफी सारी चीजें आपको पता चली हैं, अभी मनीषा मैम एंड अमित सर ने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, सो बेसिकली अभी यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि हम आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है, अमित सर नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सो बेसिकली आपकी डेली क्लासेस तो चलेंगी, जैसे अभी डिस्कस भी कर रहे थे सर। ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है, एंड आपको डीपीपीज भी मिलेंगी। आप असाइनमेंट बोल दो उसको, आप डीपीपी बोल दो। मान लो टीचर ने कोई टॉपिक आपको क्लास में कराया, ठीक है, वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिला करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, सो रेगुलर लाइव क्लासेस और आपके डीपीपीज एंड कोर्स प्लानर भी बेसिकली आप लोगों को आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। बेसिकली उस प्लानर में क्या होगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, वो आपको उसमें पता चलेगा। ठीक है, एंड उसके अलावा आपको जब आपकी क्लास होती है, मान लो किसी रीजन की वजह से किसी स्टूडेंट की क्लास मिस हो गई है, राइट, वैसे तो नहीं करनी है आपको क्लास मिस, बट अगर कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से आपकी क्लास मिस हो रही है, तो आपको रिकॉर्डिंग भी उसकी मिल जाएगी। ठीक है, क्लास नोट्स हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, PYQs हो गए, ये सब आप एक्सेस कर पाओगे उस
शीट में, उस शीट का लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे एंड आपका जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन होगा वहां पे भी लिंक अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा है डाउट सॉल्विंग सेशन। तो जैसे आप डाउट सॉल्विंग, आपके ग्रुप भी बनेंगे, राइट, उसमें भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जैसे अभी सर ने बोला। और जब आपकी क्लास चल रही है उसके बीच में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ सकते हो, राइट। उसके अलावा अगर मान लो किसी को किसी टॉपिक में डाउट है, मान लो 2-4 बच्चे हैं जिनको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट आ रहा है, तो नो डाउट आपकी डाउट सॉल्विंग सेशन भी लगेंगे। और आपका मान लो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी एक सेशन जो है आपका डाउट सॉल्विंग सेशन आपका लगाया जाएगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं आप अपने टीचर से वो क्लियर कर सके, ठीक है। और यस, वीकली टेस्ट तो आपका होगा, संडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा। एंड टेस्ट कैसे देना है ना, ईमानदारी से देना है, ये भी सर ने आपके साथ डिस्कस भी किया। बाकी जब आप क्लासेस में आओगे तो टीचर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नीट वाले बच्चों के लिए अलग स्ट्रेटेजी रहेगी टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, एंड 12th वाले बच्चों के लिए टेस्ट की स्ट्रेटेजी, सॉरी जेई वाले बच्चों के लिए टेस्ट की स्ट्रेटेजी अलग रहेगी अटेम्प्ट करने की। तो जैसे आप अपनी क्लासेस अटेंड करोगे तो ये चीजें भी टीचर्स जो है टाइमली आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो यहाँ पे मैं टाइम टेबल आपको दिखा देती हूँ। तो आपका जो टाइम है वो 5:30 to 6:30 रहेगा, राइट। सो मंडे टू सैटरडे आपकी कौन कौन सी क्लासेस रहेंगी वो ये है। सो आज फिजिक्स की है, बट टुडे इज योर ओरिएंटेशन सेशन, राइट। सो कल आपकी केमिस्ट्री होगी, सो आई विल बी टीचिंग केमिस्ट्री, राइट। सो ऐसे ही मैथ्स और बायो की क्लास होगी वेंसडे को, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है टाइम टेबल रहेगा वीकली, ठीक है। ओके, अमित सर नेक्स्ट। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ एक्सपेक्टेशन है बेटा टीचर्स को आपसे, जो आप लोगों को पूरे साल अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो है पंक्चुअलिटी एंड अटेंडेंस। तो ये तो बहुत जरूरी बात हो जाती है एक एस्पिरेंट, चाहे वो जेई एस्पिरेंट हो, चाहे वो नीट एस्पिरेंट हो, किसी भी एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है। पंक्चुअलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपकी क्लास 5:30 लग रही है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप 5 मिनट्स या 5 to 7 मिनट्स पहले ही आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपकी जो क्लास है वो टाइम पे स्टार्ट हो सके और आपका कुछ मिस भी ना हो। अगर आपका कुछ स्टार्टिंग का मिस हो गया फिर आप बीच में आओगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अटेंडेंस के टर्म्स में बोलूं तो रेगुलर रहो, जितना आप लाइव क्लासेस में आओगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, आपके लिए अच्छा होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर का हाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है, राइट, आपको एक्सेस मिल रहा है रिकॉर्डिंग का, बट रिकॉर्डेड लेक्चर से मच बेटर होगा आप लाइव क्लासेस अटेंड करके अपने डाउट्स वहीं क्लियर करो। सेकेंड, एक्टिव प्रैक्टिस। एक आप क्लास में आ रहे हो, ठीक है, आपने अपनी अटेंडेंस मेंटेन कर रखी है, वो एक बहुत अच्छी चीज है, आपने पहला स्टेप बढ़ा दिया टुवर्ड्स योर जर्नी। बट जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस। जब तक जो टीचर ने कराया है आप उसको घर जाके रिवाइज, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर आपको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, जो भी आपको काम मिल रहा है, जो भी होमवर्क मिल रहा है वो आप लोगों को करना है, ठीक है। तीसरा है नोट मेकिंग। तो यस, जब आप क्लास में पढ़ोगे, टीचर्स आपको कोई टॉपिक करा रहे हैं तो आप ट्राई करो कि वहीं पे आप अपने नोट्स बनाओ, अच्छे से उसको बनाओ क्लास में बैठ के। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैम 2 काम नहीं हो रहे साथ में, मान लो कोई सपोज टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, सो वहां पे आप पहले टॉपिक समझो और आपके पास ग्रुप में पीडीएफ भी आ जाएगी। जैसे मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उसका पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगा, राइट, तो आप उसको देख के नोट्स बना लेना। लेकिन नोट्स बनाना कंपलसरी है, ये नहीं कि टीचर ने पढ़ा दिया उनकी पीडीएफ आ तो गई हम उसमें से देख लेंगे, नहीं। जब तक आप अपनी हैंड राइटिंग में नहीं बनाते हो ना, आप 2 महीने उठा के मेरे नोट्स देखोगे तो आपको कहेगा ये क्या लिखा था। लेकिन जब आप अपने हाथ से कुछ लिखते हो वो याद भी रहता है आपको लॉन्ग टर्म में, और आपको पता भी रहता है कि क्या चीजें आप लोगों ने लिखी थी। तो ये खुद की नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करनी, ये नहीं कि इसकी यहाँ से नोट्स ले लिए वहां से नोट्स ले लिए, ऐसे नहीं करना, आपको खुद के बनाने हैं। एनसीईआरटी अभी अमित सर ने भी आपको बताया, नीट में भी अगर मैं बोलूँ एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं जेई की भी बात करूँ तो एनसीईआरटी तो फाउंडेशन है। आपका जो बेस क्लियर होगा वो
एनसीईआरटी से होगा। तो ध्यान रखना आपको एनसीईआरटी तो लेनी है, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है वो लेनी है। केमिस्ट्री की बात करूं, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है। फिजिक्स में भी एनसीईआरटी, इवन जब आप मैथ्स की भी प्रॉब्लम सोल्व कराते हो तो आप पहले आपको एनसीईआरटी का बेस क्लियर करना है। एंड नेक्स्ट है लाइव डाउट रेजोल्यूशन। वो ऑलरेडी मैंने भी और अमित सर ने भी डिस्कस कर दिया। तो आपको जो भी डाउट होगा वो आप लाइव क्लास में ही पूछो। अगर मान लो आपको उस टाइम नहीं आ रहा दिमाग में कि क्या कोई, मतलब मान लो डाउट ही नहीं आ रहा, लेकिन जब आप नोट्स रिवाइज करते हो या फिर आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको अगर डाउट आ रहा है तो आप नेक्स्ट डे ही उसको रिजोल्व कर लेना, डिले मत करना। एंड लास्ट and the important point, that is focus and environment। जब भी आप क्लासेस ले रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, तो आपको बहुत फोकस के साथ क्लासेस अटेंड करनी है, या टेस्ट की बात है तो टेस्ट देना है। तो आपको वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। जब आपकी क्लासेस लगती हैं तो आप थोड़ा सा एक ऐसी जगह बैठो जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स को आप बोल दो कि मेरी क्लास चलेगी अभी 2 घंटे, ठीक है, तो वो भी आपको नो डाउट डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो भी चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट दो, ठीक है। तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अमित Next. सर। हाँ, देखो बच्चों, एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको ध्यान रखना है। एक और बैच है जहाँ पे जैसे आपका भी ये पर डे एक क्लास चल रहा है, ठीक है। देयर विल बी वन मोर बैच जहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में पर डे 2 क्लास वाला बैच रहेगा। तो आप में से जो बच्चे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, अच्छा परफॉर्मेंस इन द टर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अटेंडेंस 90% होनी चाहिए, 90% एंड अबाउ। उसमें ऐसा नहीं कि आप क्लास में आए 10-15 मिनट रुके और चले गए, तो अटेंडेंस तब मार्क नहीं होगी। अटेंडेंस मतलब अगर 1 घंटे की क्लास है तो पूरा 1 घंटा अटेंड कर, ऐसा भी नहीं कि 40 मिनट। तो आपको कोशिश करना है कि अपनी क्लास पूरी अटेंड करो। सेकेंडली, वो बच्चे ऑब्जर्व होंगे जिनका क्लास इंटरेक्शन अच्छा होगा, मतलब सिर्फ क्लास में आना, पता चला मोबाइल साइड में रख के कहीं और चले गए। अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो, क्लास का आंसर दे रहे हो, चैट बॉक्स में आंसर दो, हैंड रेज करके डाउट हो तो डाउट पूछो, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आप आंसर कर रहे हो। अगर आप इंटरेक्टिव रहोगे, प्रॉपरली अगर पोल लॉन्च किया तो पोल पे आंसर करो, ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर करो। तो ये सारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन रहेगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन, अमित सर ने, मैम ने भी आपको बताया कि आपको टेस्ट ईमानदारी से देना है। आपको लगता है अगर आप चीटिंग करके पेपर दोगे हमें पता नहीं चलेगा, तो आप वो गलत है। हम सबको यहाँ पे लगभग 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है और हमें आइडिया लग जाता है कौन बच्चा ईमानदारी से दे रहा है, कौन चीटिंग करके दे रहा है, कौन से क्वेश्चन आपने सही करे, किस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया है और कितना आपने गूगल से सर्च किया, कितना खुद से किया है। अगर आप ईमानदारी से टेस्ट दोगे और कम नंबर भी आए तो देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा कि आपका टेस्ट स्कोर क्या होगा, ठीक है, उस बेसिस पे हम आपको जज नहीं करेंगे, ऑनेस्टी के बेसिस पे जज करेंगे और रेगुलरिटी के पे, क्या आप ईमानदारी से रेगुलर अपना टेस्ट दे रहे हो और ईमानदारी से दे रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन हाई स्कोर, ठीक है। तो अगर आपको ऑनेस्ट नंबर कम आएंगे चलेगा, लेकिन चीटिंग नहीं करना। जो बच्चा चीटिंग करेगा उसको आगे चांस नहीं मिल पाएगा। फोर्थ है होमवर्क। अब होमवर्क आपको करना है और आपका जो भी होमवर्क है आप अपने सब्जेक्ट टीचर को इंडिविजुअली अपना नाम लिख के व्हाट्सअप कर सकते हो कि मैम ये डेट है, आज का ये होमवर्क है, ठीक है, आप अलग से मैसेज कर सकते हो। तो अगले 1 महीने या हो सकता है अगले 2-3 वीक तक हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे और जो बच्चा इन सब चीजों को फॉलो करेगा, जो बच्चा इनमें अच्छा आएगा, उसको एक अनदर और अच्छे बैच में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, एक लिमिटेड शॉर्ट बैच में। और आपको वो बैच उसमें पर डे की 2 क्लासेस भी लगेगी, सिलेबस डिटेल में कवर होगा, सारी चीजें होगी। लेकिन वहां उस बैच में जाने के लिए आपको थोड़ा अर्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और ईमानदारी से रहना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको पता है होना क्या है, ठीक है। अगर आप सही में सीरियस हो जेईई और नीट के लिए, आपको सही में इंडिया का बेस्ट कॉलेज चाहिए, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको वैसा अपना बिहेवियर शो करना पड़ेगा। और ये 4 रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से। क्लियर एवरीवन? ओके। अब लास्ट, इन केस किसी को आपको क्वेश्चंस हो, ठीक है, कोई भी क्वेरी मन में आ रही हो तो आप पूछ सकते हो, एक एक करके हैंड रेस करके प्रॉपर्ली। जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना, डाउट पूछना, अपना हैंड रेस करो, पूछ लो या फिर चैट बॉक्स में लिख दो। यहाँ पे सभी टीचर अवेलेबल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। तो आप लोग रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट या व्हाटएवर कुछ भी डाउट है, प्राइमरली आपको हर्षित सर और खुशबू मैम आपको रिप्लाई देंगे। अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा देन मनीषा मैम एंड आई विल।
हाँ बोलो। सर जैसे कोई क्वेश्चन मतलब चैप्टर हो गया, मतलब PYQ आप देंगे, हमें लेने पड़ेंगे? नहीं नहीं, हाँ, आपको सारा मटेरियल टीचर्स की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास के नोट्स आपके ग्रुप में PDF फॉर्मेट में आएंगे। क्लास के बाद आपकी जो DPP है, डेली का होमवर्क, वो भी आपके ग्रुप में PDF में आएगा। और आपकी एक स्टूडेंट रिसोर्स शीट भी बनेगी जहाँ पे नोट्स, रिकॉर्डिंग, DPP और चैप्टर वाइज PYQ अपडेट रहेंगे। तो सारा आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको 1 महीने का बाद हम हार्ड कॉपी ऑफ द बुक भी दे देंगे। ठीक है, आपके घर पे कोरियर कर देंगे। ओके सर। ओके। हाँ, अभी मेजरली आपका 12th का ही सिलेबस होगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि नवंबर तक आपका 12th का सिलेबस कवर हो जाए। फिर दिसंबर में JEE की बात कर रहा हूँ खासकर, दिसंबर में आपका फिर 11th का रिवीजन होगा। सेम वे में नीट में भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका 12th का सिलेबस फिनिश करके फिर 11th की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको रिवीजन करवा दें। नहीं, आपके डाउट डिस्कशन ग्रुप भी बनेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि आपको वेट नहीं करना है। आपका एक और जो बैच रहेगा 12 आवर वाला, उसमें आपको फिर वेट नहीं करना पड़ेगा। और आपके डाउट डिस्कशन ग्रुप भी रहेंगे। अगर मान लो आपका कोई डाउट आता है तो आप उस मान लो उसी दिन आपको पूछना है, तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में व्हाट्सएप पे आप पोस्ट कर दोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सर 12 आवर वाला कौन सा ग्रुप है? नहीं, वो ग्रुप में आप अभी ऐड नहीं होंगे, वो बाद में ऐड होगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। सर इसमें कैसे मतलब 12 आवर्स क्या मतलब है इसका? 12 आवर्स का मतलब जैसे अभी आपकी पर डे 1 क्लास चल रही है ना, और वीक की 6 क्लास हो गई तो 6 घंटे हो गया। एक और 12 आवर का मतलब है पर डे 2 क्लास और वीक की 12 क्लास। ओके सर। हाँ, स्कूल और क्लासेस कैसे मैनेज करना है, देखो आपको स्कूल का काम स्कूल में ही निपटाना होगा। कोशिश करना है कि मैक्सिमम काम जो स्कूल का होमवर्क स्कूल में निपट जाए, ताकि आप घर आके क्लासेस को और JEE का आपका होमवर्क है उसको ढंग से अटेंड कर सको। ठीक है, और दूसरा JEE के होमवर्क के अलावा आपको मॉड्यूल की PDF भी मिलेगी, PYQ की भी PDF मिलेगी। तो आपको क्लासेस के अलावा भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासेस अटेंड कर लोगे तो उससे हो जाएगा, नहीं होगा। 1 घंटे की क्लासेस और 2 से 3 एटलीस्ट 3 घंटे का आपको होमवर्क करना पड़ेगा या फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको स्कूल और दोनों मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, घर पे आके आपके पास टाइम निकालना पड़ेगा कि 3 घंटा आप प्रैक्टिस करो, 1 घंटे की आप क्लास अटेंड करो। क्लियर एवरीवन? और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कोई बुक मत खरीदना। मॉड्यूल आपको दी जाएगी, PYQ की बुकलेट आपको दी जाएगी, एक्स्ट्रा DPP आपको मिलेगी, ऑल द थिंग्स विल बी देयर। हाँ, सर जस्ट कितने घंटे की क्लास होगी डेली? डेली अभी के लिए 1 आवर की क्लासेस है। ये धीरे धीरे इसका हो सकता है आगे टाइम फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, इनिशियली हम 1 आवर की क्लासेस लगवा रहे हैं। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, अगर लगेगा कि आप लोगों को और ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो कम टाइमिंग बढ़ाएंगे। यस सर। हाँ, क्लासेस की टाइमिंग अभी के लिए 5:30 से 6:30 ही रहेगी। हो सकता है बाद में अगर आपका शेड्यूल बढ़ जाए तो हम फिर उसको टाइमिंग अकॉर्डिंगली बता देंगे आपको। फिलहाल के लिए इस वीक आपकी पूरी क्लासेस 5:30 से 6:30 ही है। और टाइम टेबल भी अभी आपको दिखा दिया था। आज फिजिक्स से, कल केमिस्ट्री होगा, फिर वेडनेसडे को मैथ्स और बायो की क्लास, और सेम वापस से शेड्यूल रिपीट होगा। थर्सडे को फिजिक्स, फ्राइडे को केमिस्ट्री, सैटरडे को वापस मैथ्स बायो। हाँ, जैसे सर ने शेड्यूल भी आपके सामने शो कर दिया। हाँ, बाकी लोग और डाउट पूछ लो, एनीवन एल्स? सर हमारा सर जो वीकली टेस्ट होगा, जो आप पूरे वीक में पढ़ाओगे, उसका टोटल टेस्ट होगा मतलब वीकेंड में? वीकली टेस्ट धीरे धीरे, अभी आपके पास टेस्ट प्लानर भी हम आपको शेयर करेंगे आपके ग्रुप में। वीकली टेस्ट का मतलब क्या, जैसे मान लो हो सकता है इस संडे ना हो, अगले संडे से आपका टेस्ट होगा। उसमें हमने आपको जो जो भी कवर अप करवाया है उसके बेसिस पे आपका चैप्टर टेस्ट होगा। तीनों सब्जेक्ट का कंबाइंड चैप्टर टेस्ट होगा। 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और नीट वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर होगा। तो कंबाइंड चैप्टर टेस्ट हो सकता है इसमें फिजिक्स का एक चैप्टर है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर
मैथ्स और बायो का एक एक चैप्टर है, और वो टेस्ट ऑनलाइन होगा। हाँ, एनीवन एल्स? जो भी क्वेरी हो मन में पूछ लो बच्चों। सर जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप है वो न्यू बनेंगे कि 11th वाले कंटिन्यू रहेंगे? उसके लिए इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली न्यू में भी बनेंगे, ठीक है। आपके नए एक ग्रुप बनेगा जिसमें जो जो भी बच्चे आप लोग ऐड हुए हैं बैचेस में, उनके लिए एक नया ग्रुप बनेगा। ओके सर। एनीवन एल्स? जिसको भी डाउट हो जल्दी क्लियर कर लो। सर ये क्लासेस कितने टाइम तक चलेंगी, जनवरी तक?